बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई जगह जा रहे हैं, यानी आबशार। आबशार तो बहुत सारी हैं और देखने वाले को बड़ा महसूस भी कर देती हैं। आज एक ऐसी आबशार की तरफ आपको लेके जाते हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर कोई जाता है। ये आबशार स्कर्दू के नवाही गाँव क्वार्दो में वाक़ है और काफ़ी ऊंची जगह पर मौजूद है, एक बंद गली में है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन जहाँ के आपको कीमत अदा हो जाती है, आप बिल्कुल भी नहीं पछताते। तो मैं आपको आज लेके जाता हूँ क्वार्दो और शुरू में आपको ये झलकियाँ दिखा रहे हैं जहाँ से हम गुजर के गए हैं, और इंशाल्लाह आपको भी ऐसा लगेगा कि आप भी साथ साथ हैं हमारे साथ। डिग्री कॉलेज स्कर्दू से और गंबा कॉलेज के प्रोफेसर हजरात को प्रोफेसर हसन अली साहब ने हुसैन अली साहब ने दावत की थी, और ये उनका असल में आबाई गाँव है क्वार्दो। तो हम चले हैं, ये क्वार्दो ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। क्वार्दो ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि ये जीबी का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, और इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि ये हिमालयन रेंज को कराकोरम रेंज से मिला देता है। बल्कि ये जहन में रखें कि स्कर्दू सिटी का बेशतर हिस्सा हिमालय में है और क्वार्दो समेत बहुत सारे गांव कराकोरम रेंज में हैं। गोया हम दो अजीम पहाड़ी सिलसिलों के बीच में हैं। इस वक्त हम क्वार्दो गांव से गुज़र रहे हैं और यहाँ डस्ट काफ़ी सी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है इसकी। और बहरहाल ये ख़ज़ां शुरू हो चुका है तकरीबन यहाँ, इसलिए डस्ट बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी पानी की कमी यहाँ थोड़ी सी है। गाँव की बुलंदी तो आप पढ़ चुके थे किसी भी होर्डिंग में कि 8000 से ज़्यादा है, और हम उस गांव की हदूद से ऊपर आ चुके हैं काफ़ी। सबसे पहले हम प्रोफेसर हुसैन अली साहब के घर जाके हम नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद चल पड़े हैं। तो यहाँ ये घास के मैदान है असल में, जहाँ इस वक्त घास कट चुकी है, तो बगैर घास के है और जानवर भी फ्री हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि स्कर्दू की खूबी ये है कि जो हिमालयन रेंज है उसका आखिरी हिस्सा भी स्कर्दू है, और इसका दूसरा गांव जो मैंने कहा ना, चुंदा और कुमरा वगैरह है, चुंदा नहीं क्वार्दो और कुमरा, ये दरिया सिंध के दूसरी तरफ को कराकोरम के आगाज़ के गांव हैं। तो हम दो अजीम पहाड़ी सिलसिलों के बीच में वाक़ हैं, समझो दरिया सिंध इनको तकसीम करता है। हमारा सफ़र जारी है, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ चढ़ाई मौजूद थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे चढ़ाई वढ़ाई होगी। अलबत्ता एक और गलत साबित हुआ अंदाज़ा हमारा, वो ये था कि हम समझे थे कि ये पूरा कोई रेतला सा या खुश्क रास्ता होगा, इसलिए बहुत सारे साथी ले लौलाद से काम ले रहे थे। लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि रास्ता इतना डस्टी या इतना नहीं था, हरा भरा रास्ता था। ये भी बहरहाल पानी के साथ साथ चलना होता है आपको जब भी, और ये जितना पानी यहाँ आ रहा है ये दरअसल उसी आबशार का पानी है। आबशार एक बंद गली में है, वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये पीछे मुड़ के देखें तो स्कर्दू नज़र आता है, स्कर्दू सिटी। एक खिड़की सी खुली है उसके उस तरफ। और ये बात भी काबिल गौर है कि सर्दियाँ स्कर्दू रीजन और बल्तिस्तान में बहुत मुश्किल सर्दियाँ होती हैं, लेकिन ये क्वार्दो जो गाँव है ये सर्दियों के लिए भी बहुत मुनासिब है, इसलिए कि ये यहाँ धूप डायरेक्ट पड़ती है और देर तक रहती है सर्दियों में। और धूप की ज़्यादती और पानी की कमी की वजह से ये थोड़ा सा खुश्क तो है। अलबत्ता जहाँ जहाँ पानी हो वहाँ जम के हरियाली है, और फल फ्रूट बहुत मशहूर हैं यहाँ के। यहाँ की मशहूर तरीन चीज़ों में मिर्चें हैं, हरी मिर्चें जो आप खाते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च हो या कोई और, ये बहुत अच्छी की फसल आती है। नाशपाती हैं, और अंगूर तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। नाशपाती, अंगूर, अखरोट, सेब, खुबानी और तकरीबन हर तरह के फल यहाँ पाए जाते हैं। और ये पानी जहाँ है वहाँ उसके फरावानी की वजह से जो
घास फूस बेहतर होती है, तो यहाँ गल्ला पानी भी बहुत आम सी बात है। और हुसैन अली के साहब के घर में हमने देसी खानों से लुत्फ़ उठाया। लस्सी, दही और देसी घी सब चीज़ें घर की थी। और ऐसी मेज़बानी नसीब वालों को कभी कभी मिलती है। बहरहाल सफ़र हमारा जारी है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं चढ़ाई भी ज़ोर पकड़ती है, वैली तंग होती चली जा रही है और थकन का एहसास भी होने लगा है। बहरहाल जाना तो है, किसी सूरत भी प्रोग्राम को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम सफ़र जारी रखे हुए हैं। अभी तक हरियाली काफ़ी मकदार में मौजूद है और इसलिए बोरियत नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि आज हमारे साथी काफ़ी सारे हैं, 10-12 लोग हैं, इसलिए बोर तो होने का सवाल ही नहीं चल रहा। गप शप करता हुआ आदमी कहीं भी पहुंच सकता है और यार दोस्त हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं तो और बेहतर यात्री कर सकते। तो हम कभी इल्मियात पर बात करते हैं, कभी अमलियात पर बात करते हैं, कभी सियासत पर बात करते हैं, कभी नेचर पर, कभी इकोसिस्टम पर, कभी ग्लोबल वार्मिंग, यानी कोई मौजू हमने नहीं छोड़ा। गप शप करते गए और बीच बीच में चुटकुले भी। तो इसकी वजह से सफ़र बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। हालांकि अगर ये सफ़र पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, किसी काम की वजह से करना पड़े आपको यह सफ़र, तो मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल सफ़र है। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, जहाँ से आपको गुजरना है। और ज्यों ज्यों आप आगे जाते हैं, एक तो वैली तंग हो जाती है, दूसरा इतनी घूमी हुई वैली है कि आपको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। या ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर आगे जाके ये बंद होने वाली है गली, लेकिन वहाँ जाके कोई और पॉकेट नज़र आता है, किसी और सिमत आप मुड़ जाते हैं, फिर सफ़र जारी रहता है। तो ये देखें, कभी रास्ते में पानी है, कभी कुछ। तो पानी लोगों ने इस वक्त मैनेज किया हुआ है असल में, क्योंकि अपने घास तो काट चुके हैं और जिस एरिया में, जिस पोर्शन में गर्मियों में पानी नहीं पहुंचा था, ये पानी इस वक्त क्योंकि वाफिर है, या समझो कि इस वक्त आम खेतों के लिए काम का नहीं है, इसलिए जहाँ घास उगती है पानी का रुख उस तरफ मोड़ा गया है। हम अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अब रॉक्स तो हैं, रॉक्स नहीं, आई एम सॉरी, पहाड़ी सिलसिले हैं, लेकिन मट्टी वाले पहाड़ हैं, उस पर गार बने हुए जहाँ पर मुख्तलिफ जानवर रहते होंगे, और बंद गली सी जगह पे पहुँच गए हैं। बार बार अपने मेज़बान से पूछते हैं, भाई मेरे ये आपकी आबशार कब आ रही है? तो वो दिलासा दे रहे हैं, बस 2 कदम और। लेकिन इसी 2 कदम कहते कहते हम कई 100 कदम चल के आए हैं, अभी कोई नाम निशान नहीं है आबशार का। इसी कोशिश में तगदो में लगे हुए हैं। देखें नीचे कैसी तंग वैली से हम आए, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। एक जगह पहुँचे तो वहाँ हमें बताया गया कि ये बड़ी तारीखी जगह है, इधर थोड़ा रुकना चाहिए। हमने रेस्ट किया। चंगरा कहते हैं बगती में, चंगरा आप कह सकते हैं चौपाल। पुराने ज़माने के लोगों का ये चौपाल है। थोड़ी सी जगह खोद के काट कोट के मैदान सी बनाई गई है, जहाँ पत्थरों की समझो कुर्सियाँ लगी हुई हैं। उधर लोग बैठ के जानवर लेकर आते होंगे, यहाँ से ऊपर भी ले जाते हैं जानवर, तो अपने मसाइल डिस्कस करते थे दिन भर के। और रेस्ट के दौरान ज़ाहिर है आदमी जो गपशप कर सकता है वो करते थे। तो यहाँ पर हमने फ्रूट वगैरह भी खाया अपने साथ जो लेकर आए थे। और माजी के बुज़ुर्ग जिस तरह से बैठ के डिस्कशंस करते होंगे, उसी स्टाइल से हमने भी डिस्कशन शुरू किया। और अपने ये जो डिस्कशन में मसरूफ़ हैं, हुसैन अली साहब हैं हमारे जो मेज़बान थे, इन्होंने यहाँ के एक बहुत ही मशहूर वाक़या सुनाया, जिसमें किसी मुश्किल फ़ैसले को जो गांव में फ़ैसला नहीं हो सका था, वो इधर आके उस पर बहस की गई और फ़ैसला हो चुका। तो यहाँ से एक और बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ैसला करना हो तो या खालिस मर्दों को बैठ के करना चाहिए या खालिस औरतों को। मर्द औरतें दोनों जहाँ इकट्ठे हों, वो अमूमन फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है मर्द ही आते होंगे। अब ये रास्ता ज़रा देखें। मैं तो जो बंदा आगे आ रहा है, चल रहा है, उधर तक गया था, फिर मेरी
جس کو کہتے ہیں ہائٹ فوبیا، وہ لگ گئی، میں واپس آ گیا۔ اتنا مشکل راستہ تھا، لیکن یہ جو حضرات گزر کے آگے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے روٹین کا راستہ تھا، میرے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ راستہ کدھر ہے، راکی پہاڑ ہے اور نیچے کھائی ہے۔ البتہ یہاں گرنے والے کی لاش مل سکتی ہے، کیونکہ دریا نہیں ہے، نیچے بہت تھوڑا سا پانی ہے، ورنہ کوئی بچنے کا امکان ہے ہی۔ تو لہٰذا میری طرح جن کو بھی ہائٹ فوبیا تھا وہ نیچے اس راستے سے آئے، اور ہم اس طرف سے جو نسبتاً آسان راستہ ہے یہ والا، ادھر سے ہم چلے۔ وہ باقی حضرات اسی راستے سے آگے گئے، وہ جا رہے ہیں آگے، اور دراصل وہ شارٹ کٹ تھا راستہ، تو ہم نے شارٹ کٹ کو چھوڑا، سیفٹی کو ترجیح دی، اور سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر مشکل راستے کا انتخاب نہ کریں، بلکہ زیادہ تر لوگ جہاں سے جاتے ہیں ادھر سے جائیں، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح کی بہادری مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو نیچے اسکردو دیکھیں، ایک چھوٹی سے جھروکے سے نظر آ رہا ہے اسکردو، اور باقی ساری ویلی غائب ہو چکی ہے، آگے بھی کوئی آتا پتہ نہیں چل رہا، لیکن ساتھی بڑے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں پانی آتا ہے رک کے پیتے ہیں، حالانکہ سب نے پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ واک کر رہے ہوں تو پانی لازمی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور ہمارے میزبان نے تو ہمیں ڈرائی فروٹس بھی جیب میں ڈال دیے تھے سب کے، خوبانی، اخروٹ، اور جو سوکھے ہوئے خوبانی اور ان کے گری وغیرہ، تو یہ ہم کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، تو پانی پیتے ہوئے کھاتے پیتے عیش کر کے جا رہے ہیں۔ سفر میں یہ بہت ضروری ہے، آپ کو انرجی بھی مینٹین کرنی ہے، تو ایسے چڑھائی والے راستوں پہ عام طور پر کوئی انرجائل ٹائپ کی چیز بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں آپ، خشک سے خشک ہوتے جا رہے ہیں پہاڑ، ان پر تو لگتا ایسا ہے کہ کبھی پانی کی ایک بوند بھی نہیں پڑی ہے۔ واقعی اوورآل GBB اور بلتستان کچھ زیادہ ہی صحرائی سٹرکچر رکھتا ہے، بارش کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور دریا سندھ یہاں سے بہتا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے، سب سے نچلے لائن سے گزرتا ہے وہ، اس لیے کسی زمین کو سیراب کیے بغیر ہی گزر جاتا ہے، بس دیکھتے ہوئے رہیں اور وہ گزرے گا۔ تو یہاں جہاں پانی کی تھوڑی بھی فراوانی موجود تھی وہاں پر ہریالی ہے، ادروائز خشک مٹی کے پہاڑ۔ ہم چلے جا رہے ہیں، کچھ آثار نظر آئے ہیں آبشار کے، اور وہ دیکھیں ذرا پیچھے چھپ کے گرنے کی کوشش کر رہا ہے پانی، لیکن ہم تو کچھ دیکھنے آئے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، باہر آبشار کی ایک جھلک دور سے نظر آئی، پانی کہیں سے نظر آتا ہے، پھر کہاں یہ وہ بھی پتہ ہی نہیں چلتا، گزر جاتا ہے پانی، لیکن قریب سے جا کے دیکھیں تو پھر نظر آتا ہے۔ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، قریب سے، احتیاط سے۔ یہ کسی نے اپنی ضرورت کے تحت اس آبشار کے پانی کو چینلائز کر کے آگے لے جانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ہم پہنچے تو نیچے تو بہت جانور تھے، یہاں ایک اکیلا جانور موجود تھا، ایک گائے تھی بچیا، تو اس کو ہم نے کمپنی دی، اور وہ حیران ہو رہی تھی اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے اچانک۔ پھر ہم جب ادھر آبشار میں رک کے جب انجوائمنٹ کر رہے تھے تو یہ واپس چلی گئی تھی نیچے۔ تو یہ آبشار ہے جی ہمارے سامنے، اور اس کے مزید قریب جا رہے ہیں، اتنا ہمارا جسم پسینے سے شرابور تھا کہ آ کے اس کے پانی کے نیچے جانے کو بڑا جی چاہا، لیکن لوگوں نے منع کیا کہ ایک دم پسینے والے جسم کے ساتھ ادھر نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹیمپریچر ایک دم چینج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے تھوڑا صبر کیا، جب پسینہ وغیرہ خشک ہوا پھر ہم نے جا کے آبشار میں بھی اپنے آپ کو بھگو لیا۔ کم سے کم یہ تو کہہ سکیں کل کہ ہم نے بھی کوارڈو کی آبشار کا پانی نہ صرف پیا ہے بلکہ اس میں نہایا بھی ہے، اور بڑے مزے کی جگہ تھی۔ جگہ چھوٹی سی ہے لیکن انجوائمنٹ کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے، پرسکون، کوئی آواز، کوئی شور و شرابہ، کچھ نہیں، اور جس کو بھی پیدل چلنے یا واپس اترنے میں پریشانی نہ ہو وہ بڑے آرام سے یہاں آ سکتا ہے۔ کوارڈو گاؤں کا جو آخری گھر تھا وہ تقریباً 8700 فٹ سطح سمندر سے بلندی پر تھا، اور یہ آبشار 10,000
500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, और उस गांव से यहाँ तक आने में हमें कोई 2 से ढाई घंटे लगे हैं। दरअसल एक तरफ गांव के आखिरी हदूद से यहाँ तक 4.5 किलोमीटर का फासला है, तो 4.5 किलोमीटर आपने चढ़ाई चढ़नी है और इतने ही किलोमीटर आपने उतराई उतरनी है। तो जिसको ये हिम्मत हो, जिसके पास, वो यहाँ आए, अपनी गाड़ियाँ नीचे छोड़ के आएँ, और गांव के तकरीबन आखिर तक कार आ सकती है, गाड़ियाँ उधर छोड़ के आप इधर आ जाते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं। हमने एक छोटी सी गलती की थी कि चाय वाय तो हमने नीचे बहुत पिया था, इसलिए लेकर नहीं आए। तो यहाँ चाय का अगर एहतमाम हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। चाय तो अलबत्ता हम नहीं लाए थे, फ्रूट वगैरह थे, तो वो हमने उसको एंजॉय किया। ये सारे साथी मज़े कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। पहले तो एक दूसरे को कोसते हुए आ रहे थे, यार किसने मशवरा दिया था इधर आने को, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब सब खुश हैं, किसी को कोई पछतावा नहीं है। इसलिए कि इसने यानी जो आबशार है, इसने हमारे जो तमाम तर खदशात और मसले मसाइल या परेशानियाँ थी उनको हल कर दिया था, और हम उल्टी सीधी हरकतें करके एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल मज़े की जगह है, ये मज़े की जगह है, जिसको हिम्मत है वो यहाँ आ सकता है। और ये थोड़ा बहुत रोड या रास्ता मैनेज किया जाए तो और आसानी हो सकती है। मेरा मतलब जीप रोड बनाना नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो रास्ता है बिल्कुल ज़ाहिर है लोगों और जानवरों ने पैदल चल के बनाया, गाँव वालों ने, तो वो सीधा है, इसलिए चढ़ाई ज़्यादा है, इसको थोड़ा ज़िग-ज़ैग करके आसान बनाया जा सकता है। इस आबशार से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमारा वापसी का सफ़र तकरीबन शुरू हो चुका है। वापसी पे हम बड़े आराम से आए, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। बीच में एक जगह आकर फिर हमने रुक के वहाँ रेस्ट किया काफ़ी सारा, और वहाँ लोगों ने नमाज़ें वगैरह भी पढ़ी, लेकिन खाने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि हम तकरीबन 10 बजे नीचे गांव से चले थे हुसैन अली साहब के घर से, और तकरीबन 3 बजे हम वापस पहुँचे थे। तो यूँ समझो 5 घंटे की ट्रैकिंग थी ये। 3 बजे पहुँचने तक हमारे मेज़बान ने हमारे लिए बड़ी शानदार दावत और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था, और उसके नोश फरमाने के बाद सारी थकन भूल गए। अलबत्ता ये खटका और डर लगा रहा कि घर पहुँचेंगे तो क्या हाल होगा, क्योंकि वाक शाक पहले से चलती रहती है, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता दूसरे दिन पिंडलियों में थोड़ा दर्द था। तो ये वो जगह है जहाँ हमने रेस्ट किया, नमाज़ें पढ़ी, हाथ पैर मुंह धोया, रेस्ट किया, गपशप की, थकन उतारने की कोशिश की, नीचे कैसे जाएं उसकी प्लानिंग की, अगले दफ़ा फिर किसी संडे को कहाँ जाए उसकी बातें की, क्योंकि जिस वक्त लोग ऐसी पिकनिक पार्टीज़ में होते हैं तो तब तो बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, लेकिन अगली दफ़ा फिर भूल जाते हैं। यहाँ आके जैसे अगर रेस्ट की थी, ये एक जानवर थे बहुत सारे आराम से सोए हुए, बड़ा ज़ो कहलाता है ये, याक और गाय की क्रॉस, बड़ा ख़तरनाक जानवर है। मैंने करीब जाने की कोशिश की तो उसने ऐसा घूरा, मैं वापस आ गया। तो ये तो क्योंकि पत्थरों के ऊपर भी चढ़ जाता है, इसलिए इसके करीब नहीं जाना चाहिए कभी भी। और रंग बिरंगे कपड़े वाले तो कभी भी इनके करीब से ना गुजरें, वरना इनको बड़ी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, और वो जब तक किसी को मार ही ना दें, इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो बहरहाल ये जगह भी बड़ी खूबसूरत सी थी और पुरसुकून थी। यहाँ पानी था, हमने हाथ मुंह धोया, वज़ू किया, नमाज़ें पढ़ी, और अब यहाँ से वापस नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम गांव के तकरीबन हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, और खेतों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा टेरेस नुमा खेत हैं, और ज़्यादातर जो ये जगह है ये घास के लिए रखी गई है, ताकि ये घास सर्दियों के लिए जानवरों के लिए इकट्ठी की जा सके। और हम बहिफाजत सही सलामत वापस गांव की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने सीधे अपने मेज़बान के घर जाना है, जहाँ हम उनकी ज़ियाफ़त से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद ये कुछ नाशपाती के दिखा रहा था हमें, और वहाँ इंशाअल्लाह हम खाना खा के फिर अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे, और
یہ ایک یادگار دن آج کا بھی اختتام پذیر ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، اور آپ میں سے جن جن کو یہاں جانے کا شوق ہو یا رہنمائی چاہیے ہوگی تو ہم حاضر ہیں۔ بس صرف یہ کرنا ہے کہ اسکردو سے کوآردو برج کو کراس کر کے، کوآردو گاؤں میں ایک ہی سڑک ہے، اسی کے تھرو آپ اوپر جائیں، جہاں گاڑی کی جگہ ختم ہو وہاں گاڑی کھڑی کر کے اوپر کی طرف پیدل چلیں، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔